अगर मैं आपसे पूछूं कि 50,000 या 1 लाख रुपए में क्या आता है, तो आप कहेंगे एक अच्छा स्मार्टफोन या एक सेकंड हैंड बाइक या किसी अच्छे से हिल स्टेशन पर एक हफ्ते की छुट्टियां। पर आप दिल्ली से कुछ दूर ड्राइव करें, हरियाणा, राजस्थान या वेस्टर्न यूपी के उन हरे भरे प्रॉस्पेरस एरियाज में, ईयर 2000 के दौरान इतने ही रुपए में कुछ और ही खरीदा जा रहा था। बल्कि इसका मार्केट आज भी अलग अलग रेट्स पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन लोग खरीद क्या रहे थे? एक इंसान, एक औरत, एक बीवी। मुझे हमेशा से लगता था कि ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है ये रात के अंधेरे में एकदम छुप के हुआ करती होगी। खाली वैन्स, अंधेरे में छुपे हुए क्रिमिनल्स। मैं सोचता था कि ये सब चुपचाप एक सीक्रेट की तरह होता होगा। पर मैंने जब पारो और मोल्की के बारे में पढ़ा तो मैंने ये रियलाइज किया कि मैं कितना गलत था। ये सब रात के अंधेरे में नहीं, ये सब खुलेआम दिन दहाड़े हो रहा था। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? ये इस सोसाइटी का एक ओपन सीक्रेट बन चुका था। पूरे के पूरे गांव को पता था, पड़ोसियों को पता था, पंचायत को पता था, यहाँ तक कि पुलिस को भी पता था। जिन गांव के लोग इन लड़कियों को खरीदा जा रहा था तो उन लड़कियों को इन्होंने प्रॉपर नाम तक दे रखे थे। पहला पारो। पारो वर्ड आता है पार से, यानी उस पार से आई हुई लड़की। और दूसरा वर्ड होता है मोल की। मोल यानी जिसका मोल चुबा के उसको खरीद के लाया गया हो। तो स्टार्टिंग में मेरा थॉट वही था जो किसी का भी होगा, ये लोग कौन है जो औरतों को जानवरों की तरह खरीद बेच रहे थे। पर जैसे जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा मुझे पता लगा कि ये कहानी सिर्फ कुछ बुरे ट्रैफिकर्स के बारे में नहीं है। इसका पूरा एक सिस्टम बन चुका है। ये एक ऐसी सोसाइटी की कहानी है जिसने अपनी बर्बादी का इंतजाम खुद ही कर लिया। The state of Haryana has reported a major drop in girl child birth. परिवार में तीसरी बेटी थी तो उसके हस्बैंड ने तो उसका लात तक मार दी थी पेट पे कि ये गिर जाए। कोई इनको जन्म ही नहीं लेने देता तो गर्भ में ही मरवा देते हैं। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूँ, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओ? तो इसको डिटेल में जानने के लिए हम चलते हैं 1980 और 90 के दशक के आसपास। तो उस टाइम हमारी सोसाइटी में एक ऑब्सेशन था जो कि कई एरियाज में आज भी है। एक खानदान का चिराग चाहिए, एक बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा जमीन संभालेगा, खानदान आगे बढ़ाएगा, बेटा दहेज लाएगा 40 लाख 50 लाख और मरने के बाद आपकी चिता को अग्नि देगा। पर बेटी तो एक तरह का जिम्मेदारी और एक बोझ है। पहले पैदा होने में भी खर्चा होगा, उनको बड़ा करने में भी खर्चा होगा, फिर उनकी शादी करने में दहेज भी देना पड़ेगा और फिर आखिर में किसी और के घर में चली जाएंगी। तो सुनने में सिर्फ नुकसान ही नुकसान सुनाई देता है। और तभी इंडियन मार्केट में एंट्री होती है पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन की। मेडिकल साइंस का ये जो चमत्कार था वो इंडियन मार्केट में एक हथियार बन गया। क्लिनिक्स ने खुलेआम ऐड करी, आज के टेस्ट पे 500 रुपए दो और कल बेटी के दहेज में 50,000 बचाओ। इसको किसी मर्डर की तरह एडवर्टाइज नहीं किया गया, इसको एज एन इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइज किया गया। 500 रुपए लगाओ, 50,000 रुपए कमाओ। तो सोसाइटी ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने चुपचाप उन लड़कियों को डिलीट करना शुरू कर दिया। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के थ्रू लाखों बच्चियों को अपनी पहली सांस लेने से पहले किया गया। और कुछ टाइम के लिए तो ये सिस्टम मर्दों के लिए काम भी किया। उन्हें अपने बेटे मिल गए, घर का चिराग मिल गया, घर में जश्न मनाए गए, पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गई। तो ईयर 2000 आते आते जो बच्चे 1980s में पैदा हुए थे वो 20 साल के हो गए और अब उनकी शादी का टाइम आ चुका था। बट इन गाँव में सेक्स रेशियो इतना ज्यादा खराब हो गया था कि हर 1000 लड़के के ऊपर सिर्फ 850 लड़कियां ही बची थी। और कुछ गाँव में तो इतना ज्यादा सेक्स रेशियो गिर गया था कि ये नंबर 700 के भी नीचे चला गया था। अब 10 सेकंड का पॉज लो और सोचो कि कितना बड़ा डिजास्टर है। हर गाँव में, हर गली में एक ऐसा मर्द था जिसको ये कंफर्म हो गया था कि उसकी जिंदगी में कभी शादी होने ही नहीं वाली, क्योंकि नंबर्स ही मैच नहीं कर रहे थे। आप किसी को भी झुठला सकते हो पर मैथ को कभी नहीं झुठला सकते। अब नंबर्स इसलिए मैच नहीं हो रहे थे क्योंकि जिन लड़कियों को उनसे शादी करनी थी उनको जन्म से पहले ही मार दिया गया था। जिन मर्दों के पास कई 100 एकड़ जमीन थी, गाड़ी थी, पैसा था, गांव में स्टेटस था, अचानक से उनके आगे एक ऐसा लेवल लग गया जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे, खानदान का एंड। यानी इसके आगे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने वाला और उनकी संपत्ति संभालने वाला कोई नहीं। तो उन्हें अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए बेटे चाहिए थे। पर औरतों के बिना खानदान कैसे बढ़ सकता है? तो क्या होता है जब किसी सोसाइटी में किसी चीज की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है और डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग उसके लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। तो एक नई मार्केट पैदा होती है और उसके एजेंट्स पैदा होते हैं जो इस डिमांड को पूरी करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो डिमांड इंडिया की नॉर्थ पार्ट में थी, बट सप्लाई कहाँ से लाए? तो सप्लाई वहीं से आने वाली थी जहाँ पर पॉपुलेशन और गरीबी दोनों सबसे ज्यादा है। यूपी के कुछ हिस्से, बिहार, झारखंड, आसाम जैसे गाँव से। तो मुझे पहले लगा था कि इन सारी लड़कियों को बस फिजिकली उठा लिया जाता और रातों रात। और कुछ केसेस में ऐसा होता भी है क्योंकि किडनैपिंग इज रियल। बट रियलिटी में जो होता है ना, वो तो सुन के मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए कि ज्यादातर लड़कियों को उनके परिवार वाले खुद ही बेचना चाहते थे। पर ऐसा हो क्यों रहा था? तो इसी समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। तो आप इमेजिन करो कि आप एक बिहार या झारखंड के
एक छोटे से किसान है जिसकी फसल लगातार 3 सालों से खराब हो रही है, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी किन्हीं वजह से, और आप कम से कम 5-6 बच्चे हैं जिनमें से 3-4 लड़कियां। आप उनको 2 वक्त की रोटी देने तक के लिए भी मजबूर हैं। मतलब आपको ये नहीं पता कि अगर सुबह का खाना खाया तो शाम का खाना कहाँ से आएगा। तो उनकी शादी में दहेज देना तो सोच से भी परे है। और तभी आपको एक आशा की किरण दिखाई पड़ती है। एक आदमी आता है साक्षात भगवान के रूप में जो कहता है मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। ये एक एजेंट है जो आपके और मेरी तरह ही दिखता है। कभी कभी तो हो सकता है वो आपका कोई जान पहचान वाला ही, आपके ही गाँव का बंदा हो, तो वो आपको आके कहेगा कि हरियाणा, राजस्थान या किसी नॉर्दर्न स्टेट्स में एक जमींदार है जिसके पास बहुत पैसा है, पक्का घर है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, सब कुछ है, और वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। और वो आपसे दहेज भी नहीं लेगा, उल्टा आपको 50,000 या 1 लाख रुपए देगा। और मोस्ट केसेस में क्या होता है, जितना पैसा ये लोग लड़के वालों से लेते हैं एजेंट्स, उससे बहुत कम लड़की वालों को देते हैं। मान लो 1 लाख रुपए लिया तो हो सकता है 10-20 हजार रुपए दें और सारा पैसा खुद खा जाते हैं। जो मजबूर आदमी एकदम पहले ही डूबा हुआ है कर्ज में, वो सोचता है कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छी जिंदगी का हो सकता है आपकी टिकट हो, तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए और अपनी बेटी की जिंदगी अच्छी करने के लिए वो डील एक्सेप्ट कर लेता है। उनसे 10-20 हजार, 50,000 जो भी होता है ले लेता है, उससे थोड़ा कर्जा भरेगा और खाना चलाएगा और अपनी बेटी को भेज देता है दूसरे राज्य। अब उसकी बेटी जिसको अच्छे से वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती, उसको एजेंट पैक करके एक तरह से ट्रेन में दूसरे स्टेट में डिलीवर कर देता है। ये सब होने के बाद मुझे लगता था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिस घर में वो लड़की जा रही है वहाँ पर ऑलरेडी औरत की जरूरत थी, बच्चा पैदा करने के लिए कह लो या कुछ भी कह लो, खानदान के लिए उन्हें अपना घर बसाना था अल्टीमेटली। तो यहाँ पर उसकी किस्मत काम कर जाएगी। बट मुझे ये जानकर इतना ज्यादा शौक हुआ, इतना ज्यादा दुख पहुंचा कि जो मोलकी या पारो थी उसकी जो सफरिंग्स थी, उसका जो कष्ट था वो अभी तक नहीं था। उसका कष्ट और सफरिंग्स तो अब शुरू होने वाले थे। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप एक फोन या फिर एक कार खरीदते हो तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए कुछ एक काम करेगा। अगर कार खरीद रहे हो तो आपको यहाँ से वहाँ ले जाएगी, फोन यूज कर रहे हो तो वो कुछ ना कुछ सर्टेन काम करेगा। और उसी तरीके से जब वो लोग एक पारो को खरीदते हैं तो उसे एग्जैक्टली एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं कि वो उनके लिए कोई पर्पस सर्व करेगी, उनके लिए कोई काम करेगी। तो शुरुआत होती है पारो की आइडेंटिटी मिटाने से। सबसे पहले तो उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। उसे वहाँ की भाषा नहीं आती, उसे वहाँ का खाना नहीं आता, ना ही उसे उसके कल्चर का पता होता है। वो एक कम्प्लीटली अलग रिलीजन या राज्य से आई हुई होती है, जो कि नॉर्थ इंडियन गांव में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर शहरों में भी अगर बहू दूसरे कास्ट से आ जाती है तो उसको कितना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है नॉर्थ इंडियन होम्स में। तो जो एक मोलकी खरीद के आई हुई है जिसका स्टेटस ऑलरेडी लो है, तो उसको कितना ज्यादा हैरेस किया जाता होगा आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ की औरतें, यहाँ तक कि उसकी खुद की सास और उसकी जेठानियां उसको खरीदी हुई औरत कहकर उसको ताने देती हैं, उसको बाजारू कहती है। मोलकी के पास कोई फोन नहीं होता, उसके पास कोई दोस्त नहीं होता, यहाँ तक कि उसको अपने माँ बाप से बात करने की परमिशन नहीं होती। अगर वो इन सबसे ऊब जाए, इस हैरेसमेंट से परेशान हो जाए, तो वो अपने घर जाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उसका वहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। उसे परमानेंटली वहाँ से खरीद लिया गया है। उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सुबह 3-4 बजे उठे, उनके जानवर की देखभाल करे, उनको चारा दे, उनका गोबर उठाए, फिर उनके खेतों में दिन भर काम करे और उनके बड़े बड़े घर जो कई बीघों में बने होते हैं उनकी साफ सफाई करे। अब ये सब करने के बाद रात में जिस काम के लिए उसे लाया गया है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बेटे को जन्म ले ताकि उनका खानदान आगे बढ़ सके। मैंने रियलाइज किया कि वो एक बीवी तो बिल्कुल नहीं है, वो एक आउटसोर्स लेबर है जिसको हम दूसरी भाषा में गुलाम भी कह सकते हैं। और इस लेबर के लीगल राइट्स वो तो भूल ही जाओ। प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज पे उसका कोई हक नहीं होता। एक लोकल बीवी अगर विधवा हो जाए तो जमीन का कुछ हिस्सा उसके नाम हो सकता है, पर एक पारो को कभी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कागज पर उसकी शादी कभी हुई नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट के, स्पेशल मैरिज एक्ट के कोई कागज कभी साइन नहीं हुए होते। बस एक छोटी सी रस्म एक मंदिर में होती है जो पंचायत के सामने वैलिड होती है। कानून की नजर में ये शादी कभी हुई ही नहीं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे जो आप भी सोच रहे होंगे और मैं भी सोच रहा था। इन सब में पुलिस कहाँ है और एनजीओस क्या कर रहे हैं? जब मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया तो मेरा माइंड फिर से डिस्टर्ब हो गया। जब एक पूरी सोसाइटी, एक पूरा इकोसिस्टम इस चीज को नॉर्मलाइज कर देता है तो कानून अंधा हो जाता है। वहाँ की पुलिस भी उसी समाज की है, उन्हें पता है कि किस घर में मूलकी आई है, पर वो इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि ये किसी घर का मामला है और दूसरी तरफ किसी एक गरीब आदमी की पैसों से हेल्प की गई है। तो यहाँ पर कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। और अगर लड़की ज्यादा परेशान हो, ज्यादा हैरेस हो, उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा जाए और वो हिम्मत करके गलती से पुलिस स्टेशन चली भी जाए कंप्लेंट लिखाने, तो ज्यादातर केसेस में उसको समझा बुझाकर वापस उसके घर, उसके पति के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पर वापस आने के बाद उसकी फिर बुरी तरीके से जानवरों की तरह पिटाई होती है पुलिस स्टेशन जाने के लिए।
दुकान में तो ना जाऊँ, वो तो मार है उन्हें बुरी तरह, मैं कहाँ तक मार झेलूं मैं उनके। लेकिन इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में ये फैक्ट है जिसने मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया, और वो ये है कि जैसे विलन्स मैंने आज तक देखे और इमेजिन किए थे, रियल लाइफ में विलन्स बिल्कुल वैसे नहीं होते। तो जब मैं एजेंट्स के बारे में रिसर्च कर रहा था कि वो कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं, तो मुझे लगा था कि वो कुछ खड़ूस और लालची बूढ़े या फिर उधेड़ उम्र के मर्द होते होंगे जो इस तरीके की लड़कियों की खरीद फरोख्त करते हैं। लेकिन मुझे ये जानकर हैरानी हुई, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और जिनके नेटवर्क सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एजेंट्स मर्द थे ही नहीं, वो औरतें थी, वो पुरानी मुल्की थी। अब ध्यान से देखना यहाँ कैसे दिमाग से खेला जाता है। असम या बंगाल के गाँव में एक फैमिली है, एक पेरेंट है जिनकी कई बेटियां हैं। अब नॉर्थ इंडिया कोई आदमी अगर उनके पास जाए और कहे कि आप अपनी बेटी मुझे दे दो और मैं आपको 50,000 या 1 लाख रुपए दूंगा, तो क्या कोई आदमी उनको अपनी बेटी देगा? बल्कि वो डर जाएंगे, हेजिटेट होंगे कि नहीं ये कुछ गलत होगा। लेकिन इसी जगह पर कोई औरत जाए, नेटिव लैंग्वेज में बात करे और उनको बताए कि देखो मैं भी वहाँ शादी करके गई थी, देखो मैं कितना खुश हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं, तो वो फैमिली उनके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाती है और अपनी बेटी को खुशी खुशी वहाँ से भेज देती है, ये जानकर कि उनकी बेटी की लाइफ अच्छी होने वाली है और उनको भी थोड़ा पैसा मिलेगा। वहाँ से तो बहका के लाएंगे, चलो तुमको दिल्ली दिखा के लाएंगे, चलो तुमको ताजमहल दिखा के लाएंगे। लाती क्यों थी? क्योंकि यहाँ लड़कियाँ कम थी, उस टाइम में लड़की नहीं थी। लेकिन एक औरत जो खुद ही सिस्टम का शिकार हुई, वो दूसरी लड़कियों को इसमें क्यों ढकेलना चाहती है? तो इसका जवाब है अपनी जान बचाने के लिए। जब उस औरत की लाइफ उस गांव में बहुत ज्यादा मिजरेबल, बहुत ज्यादा दुखी चल रही थी, तब उसने सोचा कि इस दुख से, इस मारपीट से निकलने का क्या एक रास्ता हो सकता है, क्योंकि अब वो सारे काम कर रही थी जिसके लिए खरीदार ने उसको बोला हुआ है, फिर भी उसको रोज मारपीट और रोज जरूरत सहनी पड़ती है। तो यहाँ पे दिमाग लगाती है कि एजेंट बन जाओ, नई लड़कियों को रिक्रूट करो, उससे जो पैसा मिलेगा वो अपने खरीदार को दो, यानी अपने पति को दो, जिससे शायद हो सकेगा कि वो उसको नहीं मारेगा और थोड़ी सी उसकी इज्जत करेगा। ये एक्सट्रीम गरीबी का एक डरावना रिजल्ट है, जहाँ लोग उस दर्द देने वाले के लिए अच्छा सोचने लगते हैं ताकि वो उसको खुश कर अपना दर्द कम कर सकें। विक्टिम्स ही अब नए विक्टिम्स क्रिएट कर रहा है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। अब अगर मैं देखूं तो उन मुल्कियों से जो एजेंट बन चुकी है, उनसे मैं डायरेक्टली नफरत भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना हैरेस किया गया होगा, उसको कितना मारा पीटा गया होगा कि उसका सही गलत सोचने का लॉजिक ही टूट चुका है। और ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि जो ट्रॉमा एक लड़की के साथ शुरू हुआ था वो उसके साथ खत्म नहीं होता, चाहे उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए। तो बात करते हैं कि इनके बच्चों का क्या होता है। जब एक पारो एक बेटे को जन्म देती है तो टेक्निकली घर को उसका वारिस मिल जाता है, पर उस बच्चे को गांव में कभी फुली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसके दोस्तों के बीच उसे खरीदी हुई औरत का बेटा बोलकर चिढ़ाया जाता है और उसका खून अशुद्ध माना जाता है। पर अगर गलती से उस पारो ने एक बेटी को जन्म दे दिया तो या तो उस लड़की को जिसको उसने जन्म दिया है, जन्म से पहले उसको जाता है, या फिर बड़े होने पर उसको किसी और को दे दिया जाता है, जैसा इस मुल्की के साथ हुआ था। और ये जो ट्रॉमा उस लड़की के साथ शुरू हुआ था वो उसकी बेटी में ट्रांसफर हो जाता है, यानी वो औरत अगर खुद मर भी जाती है तो उसका जो दुख दर्द था उसकी बेटी तक ट्रांसफर हो गया, उसके साथ चलता रहेगा उसकी जिंदगी भर। लेकिन इस पूरे अरेंजमेंट का फाइनल और सबसे भयानक लेवल अभी भी बाकी था। क्या होता है अगर मुल्की बेटा पैदा कर ही नहीं पाई पूरी लाइफ टाइम में, या जिससे उसकी शादी हुई है वो उससे बोर हो गया, उसे आजाद नहीं किया जाता, उसे दोबारा बेच दिया जाता है। कितनी उम्र होगी जब आप यहाँ आए थे? ऐसी उम्र होएगी बस 10 साल की। 10 साल। तो कितनी जगह उसके बाद बेचेंगे? 2 जगह बेचे। ये तीसरी जगह है। कभी उस मर्द के छोटे भाई को आधी कीमत पर, कभी किसी गांव वाले को जिसके पास नई लड़की आसाम से लाने के पैसे नहीं है, या कहीं और। कितनी बार बिक गई होगी एक लड़की? 2-2, 3-3 जगह बिक गई बहुत सी लड़कियां। तो ऐसे डॉक्यूमेंटेड और वेरीफाइड केसेस हैं जिसमें एक ही मुर्गी को 3, 4 यहाँ तक कि 5 बार तक बेचा गया है। उसे एक प्रोडक्ट की तरह पास ऑन किया जाता है जैसे कि वो कोई पुरानी गाड़ी हो। उसे तब तक निचोड़ा जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। मैंने हफ्तों इस टॉपिक के बारे में पढ़ा, एनजीओ रिपोर्ट छानी, डॉक्यूमेंट्रीज देखी। मैं इस पूरी स्टोरी में एक विलन ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिस पर मैं अपना सारा गुस्सा निकाल सकूं और इस वीडियो को कंट्रोल कर सकूं। पहले मेरे दिमाग में है वो एजेंट्स जो गरीबी और डेस्परेशन से मुनाफा कमाते हैं, तो लगा बिल्कुल वही है विलन्स। पर वो मर्द जो अपने स्टेटस के लिए औरतों को खरीदते हैं और उनको गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं, तब लगा कि हाँ ये है असली क्रिमिनल्स। पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ कुछ लोगों पर फोकस करना या सिर्फ उन एजेंट्स या गाँव वालों को गाली देना इस प्रोसेस के एक डरावने हिस्से को मिस करने जैसा है। ये टोटल सिस्टम चल रहा है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये उस प्रोसेस का एक्चुअल रिजल्ट है जिसे उन लोगों ने खुद ही बनाया था। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी डिजाइन की जहाँ पर एक औरत की ह्यूमन वैल्यू 0 थी और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला
पहला, वो कितना दहेज लाती है, दूसरा वो कितने बेटे पैदा कर सकती है। उन्हें जब लगा कि बेटियां उनके स्टेटस के लिए खराब हैं, तो उन्होंने मशीन की मदद से उनको डिलीट कर दिया। और फिर जब खाना खत्म होने लगे तो उन्होंने अपने खाना को बचाने की डेस्परेशन में हजारों किलोमीटर दूर एक्सट्रीम गरीबों की बेटियों को खरीदना शुरू कर दिया ताकि वो उनके बेटे पैदा कर सके उन्हीं खेतों के लिए जिनके चक्कर में उन्होंने अपनी खुद की बेटियों को मारा था। लोग इसे शादी कहते हैं, इसे कल्चर और परंपरा के टैग के पीछे छुपाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये ऐसा भी कहते हैं कि कम से कम एक गरीब आदमी की हेल्प तो हुई है। लेकिन जब मैं उन अल्ट्रासाउंड रिसिप्ट्स, उन एजेंट्स, उन खेतों में काम कर रही बेसहारा बेजुबान औरतों के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद को सोचने से रोक नहीं पाता हूँ कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जो हमने इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट करना ही बंद कर दिया। कमेंट्स में बताओ अगर आपने भी ऐसा कोई केस फेस किया है या अपने आसपास होते हुए देखा। जय हिंद।